हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश शर्मा एक बार आप सबके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ नीकी केमिस्ट्री क्लासेस लेकर। तो बेटा आज हम बात करेंगे आपके यूनिट नंबर जो आपका 8 है डी एंड एफ ब्लॉक, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ मैं। तो आज हम देखते हैं बेटा कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। तो बेटा आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही कर दें, समझ गए ना? हाँ, फिर आप आराम से वीडियो का एंजॉय लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपका जो यूनिट नंबर 8 है उसका नाम क्या बेटा? उसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। अब देखो बेटा, डी एंड एफ ब्लॉक तत्व में कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप सबके बीच लेके आया हूं। अब देखो उसी की बात करता हूं। तो चलते हैं बेटा हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, लिखा है कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? और पहला ऑप्शन है बेटा आपका CO कोबाल्ट, दूसरा ऑप्शन है बेटा CR क्रोमियम, तीसरा ऑप्शन है बेटा आपका MN मैग्नीज एंड चौथा ऑप्शन है बेटा आपका V वेनेडियम। तो देखो बेटा अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि +7 ऑक्सीकरण अवस्था कौन दिखाता है? तो बेटा आपका एक ही एलिमेंट है पूरे डी ब्लॉक में, अब वो कौन सा है? मैग्नीज MN। MN ही एक ऐसा तत्व है जो कितनी उच्चतम ऑक्सीकरण दिखाता है, वो भी कितनी? +7। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका कि Fe+2 में, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है Fe+2 में? तो पहला ऑप्शन है बेटा आपका 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है बेटा 3 एंड चौथा ऑप्शन है 6। तो देखो बेटा अब इसको कैसे हम पता करें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो सबसे पहले Fe का परमाणु क्रमांक होता है बेटा कितना? 26। कितना होता है बेटा? 26 होता है। तो पहले हम 26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप कैसे लिखोगे बेटा? पहले तो सीधा सीधा लिख देते हैं AR यानी कि 18 नंबर हो गए, AR के बाद 4H2 20 और इसके बाद हो जाएगा बेटा 3D6 यानी कि टोटल कितने हो गए बेटा आपके पास? 6 हो गए। क्लियर है ना? अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताने हैं, वो भी Fe+2 है। +2 का मतलब क्या हुआ बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? बाहरतम कोश से, यानी कि 4s से 0 तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन और D में कितने कक्षक होते हैं बेटा? 5। तो देखो 5 में आप 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 और ये 6। अयुग्मित कितने रहे बेटा? 1 2 3 और 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा इसमें? 4। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। आ गया समझ में? चलो अब आगे चलते बेटा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, देखा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या Fe की ऑक्सीकरण संख्या 0 है? पहला ऑप्शन है लिखा है बेटा आपका FeSO4, दूसरा ऑप्शन है बेटा FeCO5, तीसरा ऑप्शन है बेटा K4 FeCN6 एंड चौथा ऑप्शन है बेटा आपका FeCl3। अब देखो बेटा इनमें कौन सा होगा जिसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0।
देखो बेटा अगर हम इसकी बात करें तो SO4 पर तो होता है -2 चार्ज, तो Fe पर आएगा +2, मतलब यहाँ शून्य नहीं है। इसकी बात करें तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या है 0, तो इस पर क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पर Fe पर 6 में से 4 जाएंगे +2, यहाँ पर हो जाएगा +3 क्योंकि 3 CH जुड़े हैं। तो इसका मतलब बेटा कौन सा आंसर, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, जिसमें आपकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0 होगी। क्लियर हुआ, क्योंकि इसमें भी +2 है, फेरस सल्फेट है, इसमें भी क्या है आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसमें भी Fe की +2 है, और इसमें बेटा Fe ये फेरिक क्लोराइड, इसमें ऑक्सीकरण संख्या Fe की कितनी है 3 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आप निम्नलिखित में किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा। पहला ऑप्शन है बेटा आपका V+3, दूसरा ऑप्शन है बेटा Cr+3, तीसरा ऑप्शन है बेटा Fe+3 एंड बेटा चौथा ऑप्शन जो है वो है CO+3। अब देखो बेटा कि किस में चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा होगा, तो हम आपको बता दें बेटा वैसे चुंबकीय आघूर्ण निकालते हो किससे आप फॉर्मूला, तो μ = n+2, ये आपका फॉर्मूला है फॉर मैग्नेटॉन। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो n है ना वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिस आयन में ज्यादा होंगे उसमें ही क्या होगा बेटा आपका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा पाया जाएगा। तो देखो V की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है बेटा कितना 23, तो 23 में आप क्या लिखोगे Ar के बाद 4s2 और 3d3 +3 है, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक यहां चला जाएगा 2, तो इसका मतलब है यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, यानी कि n का मान यहां पर 2 है। Cr+3 की बात करें इसका होता है बेटा 24 में क्या हो जाएगा Ar 4s1 3d5 क्या हो जाएगा 4s1 3d5, लेकिन +3 है तो एक यहां से 2 यहां से जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक गया और 2 यहां से चले गए, तो इसका मतलब है 3, तो इसके पास आपके लिए n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3। Fe+ इसका कितना होता है 26 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा Ar 4s2 और 3d 3 गए, तो इसका मतलब है यहां पर कितने बचेंगे 2 और एक यहां से चला जाएगा 3 यानी कि 5, यहाँ n का मान कितना आएगा 5, और CO का कितना होता है बेटा 28 होता है, कितना होता है सॉरी 27 होता है, 27 होता है, तो इसका आएगा Ar 4s2 3d7, लेकिन होगा क्या 3, तो एक यहां से और एक यहां से जाएगा, तो इसका मतलब इसके पास आया 6 का मतलब इसके पास n की वैल्यू आएगी कितनी 4, क्योंकि 6 में क्या होगा बेटा 1 2 3 4 5 और 1 6 ऐसे, तो एक पेयर्ड हो जाएगा तो 4 अनपेयर्ड बचेंगे। इसका मतलब है कि यहां पर आपका n का मान कितना आने वाला है 4, तो n का मान सबसे ज्यादा किसके लिए आया बेटा Fe के लिए n का मान 5 आया, और जिसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान ज्यादा आएगा बेटा उसी का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आंसर नंबर 3। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लैंथेनाइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है, और पहला आंसर लिखा है बेटा आपका +1, दूसरा लिखा है बेटा +4, तीसरा लिखा है बेटा +2 एंड चौथा लिखा है +3। तो देखो बेटा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों सीरीज की बात करते हैं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों सीरीज का जो बेटा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है +3। कितना होता है बेटा +3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो आपका सिंपल था, आप सबको भी आ सकता था। आगे देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका लैंथेनाइड संकुलन
किसमें वृद्धि के कारण होता है। लैंथेनाइड जो संकुचन है बेटा वो किसमें वृद्धि के कारण होता है, तो पहला आंसर लिखा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा लिखा है बेटा आपका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तीसरा लिखा है बेटा 4f कक्षक का आकार, 4f कक्षक का आकार। एंड चौथा है बेटा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लैंथेनाइड संकुचन किसके वृद्धि के कारण होता है, यानी कि लैंथेनाइड संकुचन का क्या होता है, मतलब जब हम आवर्त सारणी में जब हम क्या करते हैं एफ ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है बेटा, तो इनके परमाणु के आकार में लगातार कमी होती है। परमाणु के आकार में हुई इसी कमी को हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, यानी कि परमाणु का आकार कंटिन्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो कम होता जा रहा है, तो इसमें से ऐसा क्या है, परमाणु संख्या अगर बढ़ेगी बेटा, समझ गए ना, परमाणु संख्या बढ़ने, क्योंकि उन्होंने कहा ना वृद्धि के कारण परमाणु संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आकार कमी होगी, ऐसा तो कोई रीजन है नहीं। 4f कक्षक का आकार ऐसा तो है नहीं कि बेटा 3D से या 1s से छोटा हो, ऐसा भी नहीं है। तो बेटा इनमें से क्या होगा आंसर, प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है बेटा नाभिक द्वारा वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया आकार। तो नाभिक क्या कर रहा है, वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, जैसे ये है, मान लो बेटा ये आपका नाभिक है और ये वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, जिससे क्या होगा बेटा इसका आकार छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा कि बेटा जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है इसकी वृद्धि अगर होगी तो लैंथेनाइड में संकुचन होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा ये क्वेश्चंस कुछ थे, इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखा कि लैंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य, लैंथेनाइड एलएन श्रेणी इसको बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, तो एलएन श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कौन सा है भाई ऐसा, ए नंबर पे लिखा है Ce, बी नंबर पे लिखा है बेटा Lu ल्यूटीशियम, सी नंबर पे लिखा है बेटा Eu यूरोपियम एंड डी नंबर पे लिखा है बेटा Pm प्रोमीथियम। ये इतने हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा इन्होंने कहा कि सदस्य है जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो बेटा हम आपको बता दें कि लैंथेनाइड सीरीज में केवल और केवल किसकी बात करें बेटा, Ce की, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय है। अब आप देखना इसको, निम्न में से प्रतिचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, तो पहला लिखा है Cu+2, दूसरा लिखा है बेटा Zn+2 एंड तीसरा लिखा है बेटा आपका Cr+2 एंड नेक्स्ट लिखा है बेटा आपका Ti+2। अब देखो बेटा इन सभी में कौन आपका क्या है, प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब जानते हो बेटा, प्रतिचुंबकीय का मतलब ये होता है कि जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हों, समझ गए ना, जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होते हैं, युग्मित होते हैं, वो तो होते हैं प्रतिचुंबकीय, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो वो होते हैं अनुचुंबकीय। तो देखते हैं बेटा, जैसे कॉपर, आप सबको पता है कॉपर का 29 होता है, तो 29 को आप कैसे लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar 4s1 और 3d10, लेकिन 2 है ना, तो 2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गई, तो d पे बचा 9 बचा, तो इसका मतलब है कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। Zn की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका 30 होता है, तो Ar 4s2 और 3d10, +2 चार्ज है मतलब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो d में सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब पर आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि 0, यहां पर 1 था यहां 0 है। अब बेटा यहां 0 मिल गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही आपका प्रतिचुंबकीय है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा क्या हो, 0 हो, वही आपका नेचर में कैसा होता है,
प्रतिचुंबकीय होता है। हालांकि आगे और भी देख ले, Cr क्रोमियम का कितना होता है बेटा 24 होता है, 24 का मतलब 18 और एक ये 19 और 19 और 5 24, दो जाएंगे तो एक यहाँ से और दो यहाँ से, तो इसका मतलब है यहाँ बचेगा 4, तो इसका मतलब है कि 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम बेटा यहाँ पर इसका कितना होता है 22, क्लियर है ना, 22 में क्या हो जाएगा बेटा Ar4s2 और 3d2, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 1, लेकिन एक आपका है जिसके पास बेटा केवल और केवल कितना है 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास बेटा 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही क्या होता है आपका, वही आपका नेचर में प्रतिचुंबकीय होता है। क्लियर है भैया? आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा निम्नलिखित में किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम होगा। निम्न लिखित में किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम होगा। अब देखो बेटा पहला लिखा है आपका Ti, दूसरा लिखा है Mn, तीसरा लिखा है बेटा Fe एंड बेटा चौथा लिखा है आपका Ni। अब इन्होंने पूछा है कि बेटा इनमें से लेकिन निम्नलिखित में से किसका आयनन विभव क्या होगा अधिकतम होगा। अब आयनन विभव का मतलब क्या है कि आपको बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना है या उसमें प्रवेश कराना है किसी भी तत्व में, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनन विभव कहते हैं। तो बेटा आप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालते हो Mn से, क्योंकि Mn+7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा इसी को देनी पड़ेगी, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन, देखना और ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 2024 के लिए। आगे लिखा बेटा किस आयन में समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हैं, युग्मित अवस्था में हैं। तो देखते हैं बेटा पहला ऑप्शन लिखा है आपका Cr+2, दूसरा लिखा है Cu+2, तीसरा लिखा है बेटा Cu+ एंड चौथा लिखा है बेटा आपका Ni+2। अब देखो बेटा जैसे Cr+2 की बात करें तो यहां पर हमने आपको बता ही दिया था कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। इन्होंने कहा कि समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, मतलब अयुग्मित ना हो। Cu+2 की बात करें तो बेटा इसमें भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका आएगा 3d9, इसका आएगा बेटा 3d4, इसका आएगा 3d10 और Ni इसके लिए आएगा बेटा 3d8। तो 3d10 मतलब इसमें पूरे के पूरे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 ही हो सकते हैं डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं डी कक्षक में 10, और पूरे के पूरे 10 हैं, इसका मतलब इसमें ही सारे के सारे अयुग्मित हैं। बाकी इसमें एक अयुग्मित है, इसमें भी ये तो सारे अयुग्मित हैं, और इसमें बेटा आपके क्या हो जाएंगे 3 युग्मित होंगे और 2 अयुग्मित होंगे। तो इसका मतलब समझ सबसे ज्यादा किसमें है Cu+1 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या बेटा Cu+। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि निम्नलिखित में, ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संक्रमण धातुओं के लिए क्या सत्य नहीं है, इसको देखो साथ ही साथ बताते चलेंगे। लिखा है इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, ये तो बिल्कुल सही है बेटा, इनका गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, बिल्कुल उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संयोजकता शो करते हैं, प्लस ये क्रिस्टलीय यौगिक भी बनाते हैं या संकुल यौगिक बनाते हैं। जो संकुल यौगिक बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, सीधी सी बात है, उनका गलनांक क्वथनांक उच्च होगा। आगे देखो बेटा लिखा है इनके यौगिक सामान्यतः रंगीन होते हैं, बिल्कुल होते हैं बेटा, इनके यौगिक सामान्यतः
रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। हाँ बेटा, जो संक्रमण तत्व हैं उनके आयन रंगीन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात करें, जैसे जिंक है, जैसे Zn है, Cd है, Hg है, ये आपके क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संक्रमण तत्व नहीं है। या ये कह दें कि इनके आयतन कोश में, या ये कह दें कि डी में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन क्या है बेटा? तीसरा लिखा है कि ये आयनिक अथवा सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये आयनिक अथवा सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये भी बात सही है कि जो आपके डी ब्लॉक के तत्व है ना बेटा, आयनिक और सहसंयोजक यौगिक ही बनाते हैं। अब चौथा जो बचा वही होगा बेटा क्या? आपका सत्य या फिर असत्य। देखते हैं। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते, यही गलत है बस। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते, संयोजकता प्रदर्शित नहीं करते। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन लग रहा है बेटा? बिल्कुल सिंपल है। अब आप भी समझ गए होंगे कि जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि प्रदर्शित नहीं करते। मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा आगे अगला आपका एक क्वेश्चन है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक इन्होंने तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है इन्होंने बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6 और बेटा 3d5 और 4s1 है, 4s1 है। यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है। देखो बेटा क्या प्रदर्शित करता है। तो पहला आपका ऑप्शन लिखा है उसकी उत्तेजित अवस्था, उसकी उत्तेजित अवस्था। दूसरा मूल अवस्था, उसकी मूल अवस्था। सी उसका धनायनिक रूप, उसका धन आयनिक रूप। एंड डी उसका ऋण आयनिक रूप, उसका ऋण आयनिक रूप। देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया इन्होंने, जरा काउंट करो बेटा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 5 23 और 1 24, यानी कि ये क्या है? सी आर का है। किसका है? सी आर का। और आप सबको पता है कि बेटा सी आर कैसा होता है? अपवाद होता है। अपवाद होता है तो इसके आउटर सेल में एस में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं किया। तो अब चलते हैं आंसर की ओर। पहला लिखा है इसकी उत्तेजित अवस्था है। बेटा अगर उत्तेजित अवस्था होती ना तो क्या होता? इलेक्ट्रॉन जंप करता। इसमें तो इलेक्ट्रॉन ने कोई भी हरकत नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा क्या बेटा? उसकी मूल अवस्था। हाँ उसकी मूल अवस्था, इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो उसकी मूल अवस्था है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा कि संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व है। और पहला आपका आंसर है बेटा आपका एस ब्लॉक के तत्व है। दूसरा बेटा पी ब्लॉक के तत्व, ये तो आपको आ ही जाना चाहिए, पी ब्लॉक के तत्व है। तीसरा है बेटा डी ब्लॉक के तत्व। एंड बेटा डी नंबर है एफ ब्लॉक के तत्व। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही बताओगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है कि नहीं? तो आप तब तक इसको बताओ बेटा, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। आगे देखो बेटा, आगे लिखा है कि संक्रमण तत्व, तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहला ऑप्शन लिखा है बेटा आपका क्या? NS1D125,
दूसरा है बेटा n-1 d 0 to 10 ns1। तीसरा है बेटा आपका n-1 d 1 to 10 और ns1 to 2 एंड d लिखा है बेटा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी कि कोई नहीं। तो अब बताना बेटा इनमें से कौन सा है। तो सीधी सी बात है कि n-1 d और n1, 2 ये क्यों नहीं होगा बेटा, ये तो केवल और केवल किसके लिए है, ये केवल और केवल अपवाद के लिए, वो भी दो हैं, Cr और Cu। अगर हम 3D की बात करें तो हालांकि और भी है, आपका सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये भी सारे अपवाद हैं, लेकिन ये केवल केवल अपवाद के लिए है। ये है आपका, क्योंकि इन्होंने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, अपवाद का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए सदैव सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए सदैव सही है। अब भाई देखते हैं कौन सा कथन है। ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, पहला तो रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये तो बेटा सही नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो रंगीन यौगिक नहीं बनाते हैं। आगे है इनके सभी यौगिक, उनके सभी यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये भी कंफर्म नहीं है बेटा कि सारे प्रतिचुंबकीय होंगे, कुछ अनुचुंबकीय भी होते हैं। सी, वे परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, वे परवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। हाँ ये तो कुछ लग रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखने के बाद ही हम कंफर्म करेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन है बेटा, ये अर्धभरे डी कक्षक रखते हैं, ये अर्धभरे डी कक्षक हैं। अब तो बेटा श्योर है, अर्धभरे जरूरी थोड़ी नहीं है कि डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। समझ गए ना? तो इसका मतलब है केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो सदैव सत्य होगा, क्या कि ये परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था जरूर करेंगे, कोई सा भी आपका एलिमेंट हो संक्रमण धातु का। क्लियर है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संक्रमण तत्व है, निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व है, कौन सा संक्रमण तत्व है सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था। ये तो बेटा आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, प्रदर्शित करता है। पहला है बेटा आपका Fe, दूसरा है बेटा Mn, तीसरा है V एंड चौथा है Cr। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है, इसको आप खुद ही बताओगे, ये इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला। क्लियर है? आप बताओगे अपने स्तर पे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सबको आता है। ठीक है ना? चलो फिर भी हम अगला एक क्वेश्चन से देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं तभी तो दिखाते हैं। लेकिन अब ये कर किससे सकते, बात उसकी है। तो पहला ऑप्शन है बेटा NS कक्षक से, दूसरा है बेटा NS व NP कक्षक से, तीसरा है बेटा N-1 D कक्षक एंड चौथा है बेटा N-1 D एंड NS कक्षक। अब देखो बेटा, अब इसमें उन्होंने कहा कि संक्रमण तत्व प्रवर्ती संयोजकता दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किससे मुक्त करते हैं? S कक्षक से या S और P कक्षक से
या n-1d कक्षक से या n-1d और ns कक्षक से। तो सीधी सी बात बता दे बेटा, इसका देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही तो है ना, n-1d और ns। इसका मतलब है ns से भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और nd से भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है बेटा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा 4, n-1d और ns कक्षक से ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। इसीलिए ये क्या करते हैं बेटे, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है तो फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा आपका कि रंगीन लवण कौन बनाता है। बात आगे बेटा किसकी, रंगीन की। तो रंगीन लवण कौन बनाता है? पहला ऑप्शन है बेटा आपका धातुएं, दूसरा है बेटा अधातुएं, तीसरा है बेटा पी कक्षक के तत्व एंड डी है बेटा संक्रमण तत्व। तो देखो रंगीन लवण कौन बनाते हैं, नॉर्मल अगर हम बात करें तो ये जो ऑप्शन लिखे बेटा ये सब रंगीन लवण बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रंगीन लवण कौन बनाता है, बात उसकी करते हैं। क्लियर है ना? तो सबसे ज्यादा बेटा जो आपके रंगीन लवण बनाते हैं वो है संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के तत्व। क्यों? क्योंकि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और इनके वाह्यतम डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण क्या होता है, ये रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में, प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, 3D श्रेणी की, प्रथम संक्रमण श्रेणी या हम ये कहते हैं बेटा 3D श्रेणी, ठीक है ना। में Mn का गलनांक, Mn का गलनांक कम होता है, कम होता है क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसको, ये 2024 की दृष्टि से इसको बहुत ही अच्छे से देखना है बेटा। पहला लिखा D5, पहला ऑप्शन D5 विन्यास के कारण, D5 विन्यास के कारण धात्विक बंध दुर्बल होते हैं, धात्विक बंध दुर्बल होते हैं। दूसरा ऑप्शन है बेटा D7 विन्यास के कारण, D7 विन्यास के कारण धात्विक बंध दुर्बल होते हैं, धात्विक बंध दुर्बल हैं या होते हैं। तीसरा है बेटा D10 विन्यास के कारण धात्विक बंध प्रबल है, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखो बेटा D10 तो Mn के पास होता ही नहीं है, क्योंकि Mn के वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा बताओ, मैग्नीज है ना 25 है, तो D5 भी होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते। तो केवल एक ही ऑप्शन है आपका पहला, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बेटा, यही तो है ना Ar4s2 और 3d5, मतलब D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करता है बेटा, दुर्बल धात्विक बंध बनाता है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। तो इसका मतलब है इसका पहला वाला जो ऑप्शन है केवल और केवल वो ही सही है, बाकी 3 ऑप्शन क्या है बेटा, गलत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? Mn का गलनांक कम क्यों है, क्योंकि इसके पास D5 विन्यास होता है, तो D5 विन्यास होने के कारण क्या होता है बेटा, इसका जो धात्विक बंध है वो क्या होता है आपका, दुर्बल होता है, इसलिए इसका गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे देखो बेटा बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बेटा किस वायतम विन्यास का, किस वायतम विन्यास का संक्रमण तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा।
अब इसको देखते हैं बेटा, पहला ऑप्शन 3D8 4s2, दूसरा ऑप्शन 3D5 4s2, तीसरा ऑप्शन 3D5 4s1 और चौथा ऑप्शन 3D6 4s2। अब देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा है कि किस वाह्यतम विन्यास का संक्रमण तत्व सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था पर, सबसे ज्यादा का मतलब क्या है कि डी में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी में कितने हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम 5, क्योंकि डी में कितने 5 कक्षक हैं, अगर सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अधिकतम 5 कक्षक जो है ना डी के, वो क्या हो सकते हैं, अयुग्मित हो सकते हैं। तो जिनमें बेटा ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या करेगा, ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर होगा कौन सा बेटा, बी। क्लियर? चलो तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को बेटा बड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो है ना 2024 के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, लिखा है बेटा अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण। ये भी क्वेश्चन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन को आप खुद ही बताओगे। चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातु आयन का वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक होगा, वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब देखो बेटा, पहला ऑप्शन 3D0, दूसरा ऑप्शन 3D2, तीसरा ऑप्शन 3D5 एंड चौथा ऑप्शन 3D7। समझ गए होगे? ऊपर वाले क्वेश्चन से ही समझ सकते हो कि अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसका होगा। बेटा हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण उसी का होता है जिसके पास अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो सबसे ज्यादा किसके पास होता है, जिसके पास डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कब होते हैं, जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए सत्य नहीं है, संक्रमण धातुओं के लिए सत्य नहीं है। पहला, ये आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं, ये आघात वर्धनीय एवं तन्य होते हैं। ये तो बेटा सत्य है क्योंकि ये होते हैं ऐसे। तो बी नंबर लिखा, इनके क्वथनांक गलनांक उच्च होते हैं, ये भी गलत है। इनके गलनांक, ये नहीं सॉरी ये तो सत्य है, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये संकुल यौगिक बनाते हैं तो उच्च होते हैं। तीसरा लिखा है बेटा, ये अंतः केंद्रित घन संरचना तथा षटकोणीय सुसंकलित संरचना में क्रिस्टलित होते हैं। और चौथा ऑप्शन है बेटा डी नंबर, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं
यद्यपि सदैव नहीं। देखो बेटा, कौन सा कथन संक्रमण धातुओं के लिए सत्य नहीं है? जैसे ये आघातवर्धनीय तन होते हैं, ये तो बात तो सत्य है। दूसरा, इनके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा और चौथे में देखो बेटा, लिखा ये अंतः केंद्रित घन संरचना तथा षटकोणीय सुसंकलित संरचना में क्रिस्टलित होते हैं। और आगे लिखा है कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यद्यपि सदैव नहीं। ये सदैव नहीं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इस बात से क्या आप सहमत हो? बताओ, अगर हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना, अगर नहीं हो तो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये जो है ना क्वेश्चन स्टूडेंट खुद करेंगे, समझ गए ना? तो स्टूडेंट को खुद करना है, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताओगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा कि एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे? कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे? इसको देखो, यह भी बेटा 2024 के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देखना है इसको। पहला लिखा है NS इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिखा है बेटा N+1D इलेक्ट्रॉन, तीसरा लिखा है बेटा N-1D इलेक्ट्रॉन एंड चौथा लिखा है बेटा आपका NS+N-1D इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम के लिए क्या करना बेटा? इन्होंने कहा है ना अधिकतम, तो अधिकतम के लिए इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से भी जाएंगे और N-1D ऑर्बिटल से भी जाएंगे, मतलब दोनों ऑर्बिटल से जाएंगे। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन नंबर होगा बेटा कौन सा? NS ऑर्बिटल और N-1D ऑर्बिटल दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा गुण संक्रमण तत्वों का नहीं है? इसको भी आप ही बताओगे बेटा। निम्न में से कौन सा गुण संक्रमण तत्व का नहीं है? कौन सा संक्रमण तत्व का नहीं है? तो पहला रंग, दूसरा निश्चित संयोजकता, तीसरा बेटा सी नंबर अनुचुंबकीयता एंड डी नंबर है बेटा इनमें से कोई। सीधी सी बात है बेटा, क्या इसमें सत्य नहीं है? निश्चित संयोजकता, क्योंकि ये परवर्ती संयोजकता। रंग तो ये दिखाएंगे, अनुचुंबकीयता दिखाएंगे, लेकिन निश्चित संयोजकता दिखाएं ये कन्फर्म नहीं है, समझ गए ना? परिवर्ती ही दिखाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको आप बताओगे और ये 2024 के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं निम्न में से कौन सा किसमें अधिकतम संख्या में युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो बेटा, पहला ऑप्शन लिखा है बेटा Fe+3, दूसरा लिखा है बेटा Ti+3, तीसरा लिखा है V+3 एंड चौथा लिखा है बेटा Mg+2। इन सभी में देखो बेटा, इसका तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 26 का मतलब Ar 4s2 और 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो 2 चले जाएंगे, यहां से 1 चला जाएगा, इसमें से 6 की जगह आ गए 5, 22 होता है। Ar 4s2 और बेटा 3d2, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 चार्ज है ना, 3 हटाओ तो 2, 1 यहां से चला जाएगा 1, समझ गए ना? V कितना होता है 23,
वही सेम आएगा बेटा, ये Ar4s0 और 3d2, ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया। Mg का कितना होता है 12 है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा Ne, बस नियॉन का ही हो जाएगा, बस खत्म। 2 इलेक्ट्रॉन तो गए हैं ना 4s2 से, सॉरी 3s2 से, उसमें रहे 0। तो इन्होंने ये पूछा है कि अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, इसमें, यानी कि Fe+3 में, क्योंकि D के पास 5 इलेक्ट्रॉन और पांचों कैसे हैं, अयुग्मित हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आ गया समझ में? चलो आ गया है तो नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, वाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 वाला तत्व है, वाला तत्व है। पहला ऑप्शन उपधातु, दूसरा अधातु, तीसरा बेटा संक्रमण धातु, चौथा अक्रिय गैस। देखो अक्रिय गैस को तो बेटा किसी से मतलब है ही नहीं, है ना, क्योंकि अक्रिय गैस में तो पूरा का पूरा भरा होता। देखो बेटा डी अभी पूरा तो भरा नहीं है, खाली भी आधा, तो इसका मतलब है डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जब डी में जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व। क्लियर हो गया, सिंपल सा था ये तो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा आगे चलते हैं, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अरे कॉपर का तो पता ही है बेटा, ये अपवाद है, इसको छोड़ते हैं। आगे देखो लिखा बेटा, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय माना जाता है, इसको देखते हैं। ये बेटा बढ़िया क्वेश्चन है 2024 के लिए। निम्न में से कौन अनुचुंबकीय माना जाता है या माना जाएगा। अनुचुंबकीय का मतलब क्या बेटा, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो देखते हैं किसके पास हो सकता है। लिखा है पहले बेटा कॉपर क्रिस्टल, दूसरा कॉपर आयन, तीसरा कॉपर +2 आयन और चौथा लिखा है बेटा H2। चलो देखो बेटा कॉपर क्रिस्टल यानी कि कॉपर में क्या हो जाएगा बेटा 4s1 3d10। क्लियर है कि नहीं, तो अनुचुंबकीय क्योंकि इसके S में एक इलेक्ट्रॉन है। Cu+ में क्या 4s0 और 3d10, ये तो नहीं है। Cu+2 में क्या हो जाएगा बेटा, Cu+2 में क्या हो जाएगा 4s0 3d9 और चौथा क्या बेटा H2 हाइड्रोजन, ये तो अणु है। लेकिन इन्होंने तो ये पूछा निम्न में कौन सा अनुचुंबकीय है, तो हाइड्रोजन के लिए तो आप अनुचुंबकीय का ऑप्शन छोड़ ही दो। अब आप बताओ बेटा इसमें से कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा अनुचुंबकीय है बताओ। अगर हम देखो बेटा यहां पर बात करें इसकी कॉपर क्रिस्टल की, तो कॉपर क्रिस्टल में क्या होता है बेटा, कॉपर क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ क्या कर लेता है, पेयरिंग में भाग ले लेता है। तो इसका मतलब है कॉपर क्रिस्टल में फिर यही ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाता है, समझ गए ना, एक इलेक्ट्रॉन आपका 4s में आ जाता है। लेकिन कॉपर आयन में क्या होता है बेटा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 9। हालांकि चलो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे देख लो कि डी में कितने हैं अनुचुंबकीय, उसी को तो मानेंगे जिसके डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन यहाँ डी में पूरे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी डी में पूरे इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ की डी में 9 है, मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बेटा हम क्या मानते हैं, अनुचुंबकीय मानते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व जिनके पास क्या होते हैं बेटा, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम अनुचुंबकीय कहते हैं। जिनमें डी में 2 इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रतिचुंबकीय कहते हैं। आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। आप देखो बेटा आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, लिखा है कि गन मेटल मिश्र धातु में होते हैं। हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, गन मेटल मिश्र धातु में होते हैं। क्योंकि बेटा मिश्र धातु है तो इसका मतलब है मिक्सचर ही होगा ये किसी का। तो पहला है बेटा कॉपर और एल्यूमिनियम, दूसरा है बेटा कॉपर टिन व Zn, तीसरा है बेटा कॉपर जिंक व Al, सॉरी Al नहीं Ni, एंड चौथा है बेटा कॉपर व Sn।
अब देखो बेटा गन में जो प्रयुक्त होने वाली धातु है ना वो क्या है बेटा, कॉपर, टिन और जिंक। ये आपकी जो मेटल है वो हम गन मेटल में यूज करते हैं, इन मेटल का मिक्सचर, कॉपर का, टिन का और जिंक का। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब गन मेटल के अलावा आ जाए बेटा बेल मेटल। अब बेल मेटल की बात करते हैं। बेल मेटल मिश्र धातु में होते हैं बेल मेटल में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला लिखा बेटा ZnCu, दूसरा है CuNi, तीसरा होता है बेटा ZnPb एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बेटा कॉपर। तो बेटा देखो बेल मेटल में कौन सी होती है, तो बेल मेटल में बेटा आपकी होती है कॉपर और टिन। ये मिश्र धातु से आपकी क्या होती है, बेल मेटल बनी होती है। आगे देखो बेटा ये सारे के सारे मिश्र धातु के ही क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा मिश्र धातु कांसा। इस बार हमने मिश्र धातु क्या लिया बेटा, कांसा लिया। इसको हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो बेटा हम इसको ब्रॉन्ज बोलते हैं, ठीक है ना। के अवयव हैं, के अवयव हैं। पहला है कॉपर एसएन, दूसरा है कॉपर जिंक, तीसरा है बेटा ZnPb एंड चौथा है बेटा Pb, Zn और Sn। अब देखो बेटा बेल मेटल बोल दो चाहे आप इसको कांसा बोल दो, समझ गए ना, दोनों की दोनों सेम मेटल्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसी के साथ इसको खत्म करते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो हो रहा है। तो लिखा है बेटा वायु में रहने पर एक धातु की सतह हरी हो जाती है, एक धातु की सतह हरी हो जाती है, यह धातु है। यह कौन सी धातु है, तो सबसे पहला ऑप्शन है बेटा आपका के, दूसरा है Cu, तीसरा है Zn और चौथा है Al। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बेटा बढ़िया है, ये भी आपका क्वेश्चन 2024 में पूछ सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि वायु में अगर हम किसी भी धातु को खुला छोड़ दें तो वायु में खुला छोड़ने पर जो आपकी बेटा धातु है उसकी सतह कैसी हो जाती है, हरी हो जाती है, अर्थात धातु पर क्या लग जाती है बेटा, जंग लग जाती है। और जब बेटा किसी भी धातु पर जंग लग जाए, समझ गए ना, और वो जंग कैसी हो, हरे रंग की हो, तो उन्होंने पूछा वह धातु कौन सी है। तो बेटा आप सबको पता है वो एक ही इकलौती धातु है, कौन सी है बेटा, जो कॉपर है, जिस पर हरे रंग की जंग लगती है। क्लियर हुआ ना बेटा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बेटा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट से। तो बेटा मैं यही आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बताएं कि यहां से क्वेश्चंस पढ़ें। धन्यवाद।